डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, जिसमें आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक लेवल्स को सेट करने के तरीके क्या हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे मटेरियल टर्नओवर रेशियो के आधार पर मटेरियल को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एबीसी सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, एफएसएनडी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्या होता है, वेड क्लासिफिकेशन, जेआईटी, एमएन, जेडआईपीएस और एमआईपीएस क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं, इन पर चर्चा की जाएगी। तो आज पहला पॉइंट स्टार्ट करता हूँ मटेरियल टर्नओवर रेशियो से। मटेरियल टर्नओवर जो रेशियो है उसका उपयोग एक निश्चित अवधि में उपभोग की गई सामग्री की मात्रा और संग्रहालय मतलब स्टोरेज में उपलब्ध सामग्री की औसत मात्रा के रेशियो से होता है। मीन्स आप कितना कंजम्पशन कर रहे हैं और स्टोरेज में आपके कितना माल उपलब्ध है, उसका जो रेशियो निकालते हैं वो मटेरियल टर्नओवर रेशियो कहलाता है। और इस अनुपात से ये ज्ञात होता है कि उपभोग की दर की तुलना में संग्रहालय में कितनी मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। जो आपकी कंजम्पशन रेट है उसकी तुलना में स्टॉक में कितना मटेरियल उपलब्ध है। जो सामग्री आवर्त का अनुपात है उसको हम रेशियो या दिनों में निकाल सकते हैं, मीन्स डेज में। यदि अनुपात ये अधिक आता है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो अधिक है, या दिनों के रूप में कम आता है, तो ये समझना चाहिए कि सामग्री के कंजम्पशन की रेट अधिक है। तो उस हिसाब से आपको अपने स्टॉक में मटेरियल की अवेलेबिलिटी को बनाए रखना है। यदि सामग्री की सीमा निर्धारित करना हो या सामग्री संबंधित नीति निर्धारित करनी हो तो मटेरियल टर्नओवर उसमें एक कारगर उपाय माना जाता है। मटेरियल टर्नओवर अगर अधिक है तो इसका मतलब हमें वर्किंग कैपिटल के रूप में कम पूंजी की आवश्यकता होगी, और अगर टर्नओवर कम है इसका मतलब हमारा पैसा स्टॉक के रूप में ब्लॉक है, मींस आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो के आधार पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्टॉक में मटेरियल है वो कहीं आवश्यकता से अधिक तो नहीं पड़ा हुआ है जिसका उपयोग धीमे हो रहा और हमने अननेसेसरी ला करके वहाँ इकट्ठा कर रखा हो। तो जो रेशियो है टर्नओवर का, कंजम्पशन और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का, उसके आधार पर आप ये देखते हैं कि मटेरियल का स्टोरेज हमें किस तरह से करना चाहिए। मटेरियल टर्नओवर का रेशियो हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला ए पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज का मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक से होता है। उस पीरियड में औसत रूप से प्रारंभिक और क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का कितना था उनका औसत निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा के, और आपने उस पीरियड में कितनी वैल्यू के मटेरियल का उपभोग किया है। तो कंजम्पशन को एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को डेज में एक्सप्रेस करना चाहें, दिनों की संख्या में बताना चाहें, तो महीने की बात होगी तो डेज इन ए पीरियड मीन्स 30, और अगर डेज ईयर में बात होगी तो लिखूंगा डेज इन ए ईयर मीन्स 365। तो डेज इन ए पीरियड को डिवाइड कर दूंगा टर्नओवर रेशियो से। सपोज ये टर्नओवर रेशियो आ जाता है 5, तो ये 5 जो आता है वो क्या बता रहा है
कि उपभोग की जो सामग्री का उपभोग है वो औसत स्टॉक की तुलना में 5 गुना है। अगर मैं उसको डेज में व्यक्त करना चाहूँ, 365 दिन अगर डेज में है, वो ईयर में है, तो टर्नओवर 5 गुना है। तो इसका मतलब 365/5, इसका मतलब 73 दिन की सामग्री हमेशा स्टॉक में उपलब्ध रहती है। तो मटेरियल जो टर्नओवर रेशियो है उसके आधार पर हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि हमारे मटेरियल का कंजम्पशन की जो दर है उसकी तुलना में हमारे पास स्टॉक में मटेरियल कितना मौजूद है। अगर टर्नओवर अधिक है, इसका मतलब आपको स्टॉक में मटेरियल कम रखने की आवश्यकता है, और टर्नओवर अगर अधिक है तो आपको कम पूंजी की आवश्यकता होगी, और आपका जो पैसा मटेरियल के रूप में ब्लॉक है वो जल्दी से रोटेट होता रहेगा। तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल के रूप में आपको कम पैसे की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप ये मटेरियल टर्नओवर रेशियो के आधार पर ये देखते हैं कि सामग्री के संबंध में किस तरह से हम अपनी नीति का निर्धारण करें। अगला पॉइंट है इसी में, मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए एक एबीसी एनालिसिस होता है। एबीसी का मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक का जो प्रयोग करते हैं। इसमें हम जो मटेरियल होता है, मटेरियल को उसकी संख्या या मात्रा जो होती है सामग्री की, उसके आधार पर उनकी कैटेगरी बना देते हैं। तो अगर जो है कोई सामग्री जिसकी क्वांटिटी तो कम है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है, सपोज क्वांटिटी तो उसकी मात्रा तो 10 या 15% ही है टोटल मटेरियल की, लेकिन महंगी होने के कारण वो जो मूल्य कवर करती है उसमें इन्वेस्टमेंट है वो 70 to 80 या 85% होता है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो 10 से 15% क्वांटिटी को कवर करता है लेकिन वैल्यू उसमें जो इन्वेस्ट है वो 70 से 80 या 85% है, वो एक कैटेगरी का हम मानते हैं। और इस प्रकार की सामग्री जो होती है उस पर विशेष नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कम मात्रा में अधिक मूल्य को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके गबन या चोरी की संभावना अधिक होती है। इसी तरह से जो बी कैटेगरी की सामग्री होती है उसमें मात्रा और मूल्य दोनों ही सामान्य होते हैं, मतलब लगभग जो टोटल मटेरियल आप कंज्यूम करते हैं उसका 20-30% ही क्वांटिटी होती है, और उनका प्राइस भी मटेरियल में इन्वेस्टमेंट का 20 से 30% ही इन्वेस्टेड माना जाता है। तो इस तरह की जो मटेरियल हैं उनको हम बी कैटेगरी का मटेरियल कहते हैं। और सी कैटेगरी का मटेरियल का मतलब क्वांटिटी तो बहुत होती है, स्थान बहुत ज़्यादा घेरती हैं, जैसे 50 से 70% एरिया या स्टॉक उन्हीं का होगा, लेकिन वैल्यू उनमें जो है इन्वेस्टमेंट की या उनका प्राइस जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 या 15% ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि वैल्यू कम है तो कंपैरेटिवली कम कंट्रोल की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए कैटेगरी का मटेरियल है जिसकी क्वांटिटी तो कम है लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत है। बी कैटेगरी का मटेरियल जहाँ पे नॉर्मल क्वांटिटी एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है 20 से 30%, वहाँ पे नॉर्मल कंट्रोल की आवश्यकता है। और सी कैटेगरी का मटेरियल जो क्वांटिटी तो 70% तक 50 से 70% तक कवर करती है, लेकिन वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 10 से 15% ही उसमें इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली आपको कम कंट्रोल की आवश्यकता होती है। तो ये
क्लासिफिकेशन है एबीसी सिस्टम, जिसको आप कहते हैं मटेरियल का, जिसमें हम मटेरियल को उनकी क्वांटिटी और उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ए, बी और सी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं और फिर उन पर किस तरह से सिस्टम ऑफ कंट्रोल होना चाहिए वो निर्धारित करते हैं। एक और पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, FSND क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं उनका मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकाल के फिर उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, जिससे कम प्रयोग होने वाली सामग्री के स्टॉक को कंट्रोल किया जा सके। मटेरियल टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि आप अगर अधिक है तो इसका मतलब आप जो सामग्री का उपभोग है वो अधिक तीव्र गति से कर रहे हैं, और अगर कम है तो इसका मतलब स्टॉक में माल पड़ा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो FSND जो क्लासिफिकेशन है वो टर्नओवर रेशियो के आधार पर बनाया जाता है, जिसमें F का मतलब होता है फास्ट, S का मतलब स्लो, N का मतलब नॉर्मल एंड D का मतलब डेड और डोरमेंट, निष्क्रिय। तो F का मतलब जो सामग्री शीघ्र प्रयोग हो रही है, स्लो का मतलब जिसका प्रयोग तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे शीघ्र प्रयोग हो रहा है तो इसका स्टॉक हमें ध्यान रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हमारे स्टोर में मौजूद हो। S स्लो कैटेगरी का है, धीरे धीरे हो रहा है, तो अधिक स्टॉक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। N का मतलब स्लो और फास्ट के बीच का जो नॉर्मल है उस मटेरियल को कहते हैं। तो नॉर्मल कंजम्पशन है तो नॉर्मल स्टोरेज में मटेरियल होना चाहिए। और D का मतलब डेड, मृत या डोरमेंट या निष्क्रिय जिसको आप कहते हैं, या ऑब्सोलीट, अप्रचलित, प्रचलन से बाहर हो गया है, इस तरह का मटेरियल है जिसका शायद ही कभी प्रयोग होता हो। तो इस वर्गीकरण के अनुसार जो N प्रकार का मटेरियल है, नॉर्मल वाला है, उस पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु D प्रकार की सामग्री जो है डेड या डोरमेंट है, चूँकि काम में नहीं आ रही है तो उसके चोरी या गबन की संभावना अधिक है। इसलिए D प्रकार की सामग्री पर F फास्ट मूविंग मटेरियल एंड स्लो मूविंग मटेरियल की अपेक्षा वाले मटेरियल की अपेक्षा अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो ये था FSND क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जिसमें हम मटेरियल को डिफरेंट कैटेगरी फास्ट, स्लो, नॉर्मल और डेड में बांट के फिर उन पे कंट्रोल का सिस्टम डेवलप करते हैं। जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, उनको हम कंट्रोल करने के लिए या उनकी अवेलेबिलिटी को प्रॉपर बनाए रखने के लिए उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो VED क्लासिफिकेशन कहलाता है। V का मतलब होता है वाइटल, वाइटल का मतलब अगर वो नहीं है पार्ट तो उत्पादन ही संभव नहीं है। E का मतलब इसेंशियल, आवश्यक, उत्पादन तो होगा इस पार्ट के बिना, लेकिन हमारी उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी। और D का मतलब डिज़ायरेबल, मशीन व श्रमिकों के लिए ये आवश्यक होता है, उत्पादन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मशीन और श्रमिकों की सुरक्षा और दीर्घकालीन क्षमता बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी होती हैं। तो जब भी हम स्टोरेज करते हैं स्पेयर पार्ट्स का तो ध्यान रखना चाहिए संस्था में महत्वपूर्ण जो पुर्जे हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, उनका सदैव स्टॉक बना रहे, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित न हो। एक JIT विचारधारा जस्ट इन टाइम अप्रोच है। जस्ट इन टाइम जो विचारधारा है वो एक्चुअली क्या है कि एक्टिविटी बेस्ड है, क्रिया आधारित नियंत्रण विचारधारा है। मीन्स कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, वो जो एक्टिविटी आपने की है
उस क्रिया से उत्पादन का मूल्य बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इस आधार पर हम उस हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। मतलब जस्ट इन टाइम, जिसके अलग अलग नाम आप देख रहे हैं, अलग अलग नाम से मतलब MAN अगर बोलूँगा तो मटेरियल एज नीडेड, ZIPS ज़ीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन, MIPS बोलूँगा तो मिनिमम इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम। ये जो सारा सिस्टम है ना, इन सभी में क्या होता है, इन्वेंट्री को जीरो लेवल पे लाने का प्रयास किया जाता है। मतलब आपको जो इस वस्तु का उत्पादन करना है, उसका हम सुबह मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल, और शाम को फिनिश गुड्स दे देंगे। स्टॉक में मटेरियल या इन्वेंट्री रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम कहलाता है कि कोई भी आप क्रिया करते हैं तो उसका हमारे प्रोडक्शन वाली जो प्रोडक्ट है या जिस वस्तु का हम मूल्य उत्पादन कर रहे हैं, उसके मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सिस्टम जो है वो जापान में JIT का डेवलप हुआ है, और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि अननेसेसरी पैसा ब्लॉक करके नहीं रखते हैं मटेरियल या रॉ मटेरियल में। जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है मॉर्निंग में लेते हैं, शाम को फिनिश कुछ तैयार करके दे देते हैं। तो उनको वर्किंग कैपिटल के रूप में रॉ मटेरियल में पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। मींस कम पैसे से वो अपने प्रोडक्शन की एक्टिविटी को चालू रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये JIT कहें या ZIPS कहें, MAN कहें, ये सारे सिस्टम जो हैं वो अभी इंडिया में तो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का वर्क कल्चर नहीं है। इन सब का कंसेप्ट एक ही है कि इन्वेंट्री को ज़ीरो लेवल पे लाया जाए। मींस कम से कम स्टॉक रख करके हम अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकें। तो ये मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने का सेकंड पार्ट मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा था। फर्स्ट पार्ट में जो स्टॉक लेवल्स हैं और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात की, और आज मटेरियल टर्नओवर रेशियो के आधार पे हम मटेरियल को किस तरह से कंट्रोल करते हैं स्टॉक के लेवल पे, या ABC सिस्टम, FSND या वेट क्लासिफिकेशन, JIT वगैरह क्या होते हैं, उस पर मैंने आपसे ब्रीफ में चर्चा की। अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल पार्ट पे बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।